मेरा नाम प्रतीक है। शराब की बोतल हाथ में लिए, शरीर बेजान, होठों पर शराब की तलब, कपड़े गंदे, रात का समय और सुनसान सड़क, बस मैं नशे की हालत में चला जा रहा था। लड़खड़ाते हुए चलता, बोतल से एक घूंट लेकर मुंह से लगाता और उसे अपने हलक से नीचे उतार लिया करता था। शायद इसी नशे से मैं खुद को बर्बाद करना चाहता था। मैंने ठान लिया था कि जो धोखा मुझे मिला है, उसे मैं इतनी आसानी से अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगा। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों? मैंने आंखें बंद करके उस पर विश्वास किया था। क्या उसे मेरी तकलीफ का थोड़ा भी अंदाजा नहीं हुआ? मैं इसी तरह गम में निढाल चलते हुए हाईवे तक आ गया था। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे तो अपना भी होश नहीं था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस मन करता था कि किसी भी तरह मेरी जान चली जाए, फिर तभी शायद मुझे सुकून मिल सकेगा। मैं बेसुध चल रहा था, मुंह में जो आता बड़बड़ा रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी की पीली रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी, जिसकी वजह से मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। तभी वो तेज रफ्तार गाड़ी मेरे सामने आई और बिल्कुल मेरे कदमों में आकर रुक गई। मैं नशे में धुत था। मुझे नहीं पता था कि इस गाड़ी से कुचलकर मेरी मौत भी हो सकती है, लेकिन मैं अपने होशो हवास में नहीं था। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी गाड़ी से बाहर निकला। इसने फौरन मेरे बाजू थाम लिए और जब मेरे हाथों में शराब की बोतल देखी तो कहने लगा, ये सब क्या है प्रतीक, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जैसे ही अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देखा तो मेरे दिल को एक अजीब सा करार मिला था। बल्कि मेरे बड़े भाई थे सुभाष भैया, जो मुझे संभाल रहे थे और कह रहे थे कि तुम अपने साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। मगर मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरे हाथ को अपने कंधे पर रखा और मुझे सहारा देते हुए गाड़ी तक लेकर जा रहे थे। मगर मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैं उनसे हटने लगा तो उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो, चलो यहाँ से, ये हाईवे है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर गाड़ी रोक दी, वरना तुम्हारे साथ हादसा भी हो सकता था। मैंने नशे की हालत में कहा, भैया मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं मर जाता तो मर जाता, वैसे भी मैं जिंदा नहीं हूँ। उसने मुझे जीते जी मार दिया है। भैया ने कहा, बकवास बंद करो, आओ मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा। मैंने आप लोगों से खुद संबंध खत्म किए थे। भैया कहने लगे, खामोश रहो वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा, चलो मेरे साथ। वो जबरदस्ती मुझे सहारा देते हुए अपने साथ गाड़ी तक लेकर पहुंचे और फिर अपनी गाड़ी में बिठाया। मैं गाड़ी में बैठते ही सीट से लग गया था। भैया गाड़ी ड्राइव करने लगे, गाड़ी चलने लगी थी और मैं नशे की हालत में अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। दरअसल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो 12 अप्रैल का खुशगवार दिन था और उसका कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ था। उसे देखते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मेरे दिल ने उसे पसंद कर लिया था। उसकी जुल्फें बहुत सुंदर थी और चेहरा बिल्कुल किसी खूबसूरत हसीना जैसा। मैंने उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये लड़की इसी शहर में अपने परिवार के साथ रहती है और इसका जन्म भी यहाँ पर हुआ है। मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। उसका नाम श्रेया था, जो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। फिर मैं उससे बातें करने के बहाने ढूंढने लगा। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसके साथ जान पहचान बढ़ानी ज़रूरी थी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। श्रेया से बात करने के लिए मैंने हर तरह की कोशिश की थी और फिर फाइनली मैं उससे बातचीत करने में कामयाब रहा था। बात सिर्फ बातचीत तक ही नहीं बल्कि दोस्ती तक पहुंच गई थी। उसके बाद वक्त गुजरता गया, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते रहे। मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था। मैं जल्द से जल्द कॉलेज से छुटकारा लेना चाहता था। मगर जब से श्रेया कॉलेज में आई थी, उसके खातिर मैं रोज कॉलेज में आने लगा था और आगे भी पढ़ना चाहता था। फिर हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और श्रेया भी मुझसे प्यार करने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी अटैच हो जाएगी कि जितनी मोहब्बत मैं उससे करने लगा हूँ, उतनी ही वो भी मुझसे करने लगेगी। फिर एक समय आया जब मुझे मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं तो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, सिर्फ अपने माता पिता की जिद की खातिर पढ़ाई कर रहा था। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अपने फोटोग्राफर बनने के सपने को भी साकार करना था। मुझे फोटोग्राफी से ही रिलेटेड एक नौकरी मिल गई थी, जिसे ज्वाइन करने से मेरे पास पढ़ाई के लिए समय नहीं था। हालांकि मेरे माता पिता ने मुझसे मना किया था कि पढ़ाई मत छोड़ो, नौकरी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखो, लेकिन मैं कभी किसी की नहीं सुनता था और फिर वही हुआ।
मैं नौकरी करने लगा, साथ साथ श्रेया भी मेरे कांटेक्ट में रही। श्रेया ने बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली थी। शायद उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ सकी। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे, हमने सोचा था कि हमें अब अपने परिवार वालों को अपनी मोहब्बत के बारे में बता देना चाहिए। श्रेया ने अपने घर में बात करनी शुरू कर दी थी और मैंने भी। श्रेया के घर में उसके माता पिता और एक बड़ा भाई था। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे बड़े भैया और मुझसे छोटी मेरी बहन प्रीति थी। हम लोग पहले गांव में रहा करते थे। हम सभी बहन भाइयों का जन्म भी गांव में ही हुआ था। गांव में हमारी एक पुश्तैनी हवेली थी जो कि मेरे दादाजी की थी। मेरे पापा और मेरे एक चाचा थे। दादाजी के मरने के बाद वो उन दोनों के नाम हो गई। फिर चाचा जी शहर आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने हवेली का हिस्सा बेचना चाहते हैं। पापा ने कहा ठीक है, तुम अपना हिस्सा मुझे दे दो। उनकी हवेली के हिस्से के जितने पैसे बनते थे उनको वो दे दिए गए और फिर वो अपने परिवार सहित शहर में आकर शिफ्ट हो गए। पहले चाचा जी का और हमारा परिवार हवेली में एक साथ रहता था। वो हमारे बचपन के दिन थे। बचपन में चाचा जी के बच्चे जिनके दो बेटे थे और हम दो भाई और हमारी बहन, हम सभी एक साथ खेला करते थे। हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। चाचा जी के और हमारे परिवार में कभी किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों ही परिवार आपस में मेल जोल के साथ रहा करते थे। इसीलिए चाचा जी के जाने के बाद हम पर बहुत असर पड़ा था। उनके हवेली से जाने के बाद हमारा मन नहीं लगता था। पापा ने कहा कि फिर हम लोग भी शहर चलते हैं, क्योंकि उधर हमारे गांव में पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल भी नहीं था। ज्यादातर गांव के बच्चे शहर के ही स्कूल में एडमिशन कराया करते थे। तो पापा ने कहा हम लोग भी शहर चलते हैं, वहाँ बच्चों की शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी और फिर वही कोई घर लेकर रहने लगेंगे। हम सभी को यही बेहतर लगा, इसलिए पापा हम सबको शहर लेकर आ गए थे और फिर हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत वहीं पर शुरू कर दी थी। वहीं रहना शुरू कर दिया, वहीं पर घर खरीद लिया और वहीं जवान हुए और वहीं अपनी शिक्षा पूरी की। भैया की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनकी अच्छी नौकरी लग गई थी और मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था। मेरी बहन पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा भी अकाउंटेंट की नौकरी किया करते थे। ऊपर वाले की कृपा थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था और अब मैं अपने घर में श्रेया के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन मुझे सिर्फ अपने बड़े भैया की शादी का इंतजार था। बड़े भैया का रिश्ता तय हो चुका था। बड़े भैया की जैसे ही शादी हुई, उसके फौरन ही बाद मैंने अपनी और श्रेया के बारे में घर में बात की। मुझे लगा था कि शायद मेरे घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन जब मैंने उनको श्रेया का फोटो दिखाया तो श्रेया सबको बहुत पसंद आई थी और फिर इस तरह मेरे घर वाले श्रेया के घर रिश्ता लेकर चले गए। श्रेया के घर वालों ने भी खुशी खुशी मेरा रिश्ता श्रेया के साथ करने के लिए रजामंदी जाहिर की और फिर इस तरह से मेरा रिश्ता श्रेया के साथ हो गया और जल्द ही शादी भी होने जा रही थी। मेरी कॉरपोरेट इन्वेस्ट की नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं और श्रेया एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। श्रेया ने घर में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया था। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी और सबकी फेवरेट बन गई थी। हमारे घर में खुशियों का माहौल छा गया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर एक दिन श्रेया कहने लगी, प्रतीक, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है। वैसे भी मैं उसकी हर बात बहुत सुकून और तसल्ली से सुना करता था और जैसा वो कहती थी वैसा ही किया करता था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान लाकर कहने लगी, आप तो जानते हो कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया। लेकिन अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा आईपीएस बनने का सपना है और मैं अपना ये सपना साकार करना चाहती हूँ। पहले तो मैं उसकी बात पर खामोश हो गया। उसकी ख्वाहिश गलत नहीं थी, वो कामयाब होना चाहती थी। मैंने उसकी आंखों में चमकते हुए सपनों को देखा, जिसे मैं मध्यम नहीं पढ़ने देना चाहता था। मैंने उसका हाथ थामा और उसे हिम्मत दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम आगे पढ़ना चाहती हो, आईपीएस बनना चाहती हो, तो मैं इसमें तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। वैसे भी मेरी पत्नी ने मुझसे आईपीएस बनने के लिए इजाज़त मांगी थी और मैंने खुशी खुशी उसे ये इजाज़त दे दी। मुझे हर तरफ मेरी पत्नी दिखाई दिया करती थी। मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और उसकी ये ख्वाहिश तो वैसे भी उसका सबसे बड़ा सपना थी। मैं उसे कभी उदास नहीं देख सकता था। जो वो कहती मैं वो चुटकियों में कर दिया करता था। हम दोनों के बीच जो प्यार और मोहब्बत थी, घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। रात को हम दोनों पति पत्नी जब कमरे में अकेले मौजूद होते तो काफी देर तक अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। मेरी आंखों में भी तो फोटोग्राफर बनने का सपना था। अभी तो मैं सिर्फ नौकरी कर रहा था,
लेकिन मैं एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता था। मैंने सोचा कि मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। पहले मुझे श्रेया के सपने पर ध्यान देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी तो हम लोग पहले से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर की सैलरी भी अच्छी होती है। और फिर शहर में मेरा और मेरे परिवार का नाम होगा। मैं बस इतना ही चाहता था। मेरी पत्नी आगे पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको आगे एडमिशन दिलवा दिया था। इस बात से मेरे घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बल्कि मेरे घर वालों ने उसे सपोर्ट किया था और कहा था कि तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो और कामयाब बनो। हम लोग कभी तुम पर रोक टोक नहीं करेंगे। मेरी पत्नी की पढ़ाई चालू हो गई थी। मेरे घर वालों ने उस पर घर के काम का कोई प्रेशर नहीं डाला था। वो अपनी जिंदगी में खुश रहती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। वक्त गुजरता गया और जब एग्जाम आए तो मेरी पत्नी ने मन लगाकर पढ़ाई की, खूब मेहनत की। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वो थोड़े से अंकों में पीछे रह गई थी। हालांकि उसने दिन रात जाकर मेहनत की थी। मेरी पत्नी निराश हो गई थी, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि तुम्हें निराश नहीं होना है। मेरे घर वालों ने भी उसे यही समझाया कि निराश होने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें दोबारा से मेहनत करनी होगी। अगर अपना सपना पूरा करना चाहती हो तो तब तक मेहनत करती रहो जब तक तुम्हारा अच्छा परिणाम नहीं आ जाता। मेरी पत्नी को फिर से हिम्मत मिली और फिर से उसने आईपीएस बनने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन फिर से उसकी सीएससी परीक्षा के परिणाम अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से एक बार फिर से पीछे रह गई। लेकिन इस सफलता से वो बुरी तरह से टूट गई थी और हमेशा उदास उदास रहने लगी थी। इस बार भी मैंने उसे हिम्मत दी और यही समझाया कि मैं हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। जितना हो सकेगा उतना तुम्हारे लिए करूँगा। तुम फिर से कोशिश करो। ऊपर वाला कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक तुम्हें तुम्हारे पति का सपोर्ट है, तुम कोशिश करती रहो श्रेया। श्रेया की उदासी मेरे और मेरे परिवार वालों के सपोर्ट से खत्म हो जाती थी। इस बार वो फिर से मायूस होकर तैयारी में लग गई, लेकिन मैं बार बार उससे यही कहता था कि तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। तुम पहले ही मायूस हो जाओगी तो आगे कोशिश कैसे करोगी? बड़ी मुश्किल से मैं उसे सपोर्ट किया करता था और ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता रहता था कि मेरी पत्नी कामयाब हो जाए। शेरिया ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार वो 1-2 नंबर से पीछे रह जाती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत अफसोस होता था और उसकी मेहनत और उम्मीदें पीछे रह जाती थी। अब वो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। अब वो आगे दोबारा कोशिश नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था कि मैं हिम्मत हार चुकी हूँ और अब उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसकी वजह से अब मैं भी उदास हो गया था। जो उसे हर बार हिम्मत देता रहता था, अब मेरे अंदर भी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मुझे लगता था कि ऊपर वाला हमारा साथ नहीं देना चाहता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि श्रेया को एक लास्ट बार और कोशिश करनी चाहिए। इस बार मैंने खुद को संभाला और फिर से उसे हिम्मत दी। मैंने उससे यही कहा कि सपने इस तरह से पूरे नहीं होते। श्रेया, अपना सपना पूरा करने के लिए कई बार खुद को निराश करना पड़ता है। तुम मेरी बात मान लो और एक आखिरी बार और कोशिश करो। लेकिन इस बार श्रेया मेरी बात नहीं मान रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया था। श्रेया ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर इस बार भी मैं सफल नहीं हुई तो वो आगे कभी पढ़ाई नहीं करेगी। मैंने उससे कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो तुम वैसा कर सकती हो, लेकिन सिर्फ एक लास्ट बार और कोशिश करके देख लो। क्या पता इस बार तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं। इस बार जब श्रेया ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्जाम दिए तो इस बार भी वो नाकाम रही। और अब क्या था, श्रेया का दिल आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पूरी तरह से हट गया था। अब वो बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी, इतनी ज्यादा उदास रहने लगी थी कि घर में किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। और हम सब लोग उसकी इस खामोशी और मायूसी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने आप को रोके नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक दिन श्रेया ने कहा कि वो जॉब करना चाहती है। मैंने उसके लिए भी उसे खुशी खुशी परमिशन दे दी थी और कहा था कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तुम्हें इजाज़त है कि तुम नौकरी कर सकती हो। घर में रहने से, घर के काम करने से बेहतर है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरे साथ से उसे बहुत तसल्ली मिली थी, इसीलिए उसने एक बड़ी सुपरमार्केट कंपनी में नौकरी करने के लिए अप्लाई किया था और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ उसकी किस्मत जाग गई थी। उसकी नौकरी लग गई थी, जिस पर हम सभी घर वाले बहुत खुश हुए थे। हालांकि वो भी खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सपना था वो साकार नहीं हो सका था। शेरिया ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और मैं अभी भी अपनी फोटोग्राफी की नौकरी पर लगा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था।
श्रेया और मैं एक दूसरे के लिए पहले जैसे ही थे। श्रेया अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी और मैं भी। श्रेया सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाती थी। मम्मी और भाभी घर के सारे काम देख लिया करती थी। यहाँ तक कि मम्मी भैया के साथ साथ श्रेया का भी लंच पैक करके दिया करती थी। श्रेया की परफॉर्मेंस उसके ऑफिस में बहुत अच्छी जा रही थी। वो दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही थी और ये सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ करता था। उसके घर वाले भी हमेशा उससे मेरी और मेरे परिवार की तारीफ किया करते थे। कहते थे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, जिसे इतना अच्छा पति और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले, जो तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त भी दे चुके हैं और तुम्हारा इतना ख्याल भी रखते हैं। हालांकि मेरे मम्मी पापा को श्रेया की सैलरी से कोई मतलब नहीं होता था। श्रेया अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में दिया करती थी या फिर अपने पास रख लिया करती थी। श्रेया बहुत समझदार लड़की थी। उसे परिवार के साथ मेलजोल से रहना अच्छे तरीके से आता था और वो हर किसी की इज्जत करना भी अच्छे से जानती थी। मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। वो सचमुच तारीफ के लायक थी। ऑफिस की बिजी लाइफ होने के बावजूद भी वो परिवार को अच्छी तरह से समय दे रही थी। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारी जिंदगी में। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। मगर अब श्रेया का मानना था कि उसकी अपनी कंपनी में अच्छी जगह बन गई है, वो काम को अच्छी तरह से समझ गई है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी भी अलग से कंपनी खोलने के काबिल है। वो अपना काम अलग से कर सकती है। उसने इस बारे में मुझसे बात की और कहने लगी, प्रतीक, मैं भले ही इस बड़ी कंपनी में नौकरी करती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी तो वहाँ की मामूली सी एम्प्लॉय ही। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का बिजनेस खड़ा करूँ, मैं अपनी कंपनी खोलूँ और कारोबार आगे बढ़ाऊँ, अपना नाम रोशन करूँ। मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो श्रेया, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ करना मामूली बात नहीं है। अगर तुम्हारी अलग से कंपनी खुल जाए तो तुम उसकी मालकिन कहलाओगी, लेकिन अलग से कंपनी खोलने के लिए पहले हमारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, लगभग 1 या 2 करोड़ रुपए। उसने कहा, जी पैसे तो इतने ही होने चाहिए। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपने पहले भी मेरा बहुत साथ दिया है और आप इस बार भी मेरा साथ दोगे। मैंने कहा, श्रेया, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? वो कहने लगी, बस पैसों का इंतजाम हो जाए, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ और फिर मैं अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट कर लूंगी, जिसमें प्रॉफिट तो घर वालों को भी होगा। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो श्रेया, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी पत्नी की आंखों में एक बार फिर से वही चमक देख रहा था जो पहले देख चुका था। इस बार भी उसके मन में अपना सपना पूरा करने की लगन थी। इस बार वो कामयाबी के वक्त बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी आ रही थी। 50 लाख रुपए तक का इंतजाम तो मैं कर सकता था, लेकिन 1 या 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त तो मैं भी नहीं कर सकता था। मैंने श्रेया को तसल्ली दी और कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। उसे मैंने तो तसल्ली दिला दी थी, लेकिन मैं खुद परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं और किस तरह पैसों का बंदोबस्त करूं। एक बार मैं अपनी पत्नी को निराश देख चुका था, लेकिन अब दोबारा से निराश नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन कैसे? मैंने अपने बॉस से 40 लाख रुपए का लोन ले लिया था। 10-15 लाख रुपए तो घर में भी पड़े हुए थे और अभी भी पैसों की कमी पड़ रही थी, तो मैंने अपना मोबाइल और अपना कैमरा बेचकर 2 लाख रुपए का इंतजाम और कर लिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे पैसे कम थे। मैंने सोचा कि सामान बेचने से भी इतने पैसे नहीं हो पाए हैं। फिर मेरा ध्यान हमारे गांव की पुश्तैनी हवेली पर गया, जो मेरे दादाजी के समय की थी, जिसको हम लोग कई सालों पहले गांव में छोड़कर शहर आ गए थे। मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में अपनी माँ पिताजी से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे गांव की हवेली से अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि हमारा ये वाला घर तो ज्यादा बड़ा नहीं था और इसको बेचकर ज्यादा पैसे भी नहीं आने थे। हवेली इतनी ज्यादा बड़ी थी जिसको मेरे पापा ने शहर आने के बाद मेरे और भैया के नाम कर दी थी। दादाजी के मरने के बाद चाचा जी अपनी हवेली का हिस्सा हम लोगों को देकर चले गए थे और पापा ने उसको 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया, एक मेरा और एक मेरे भैया का, जिसको हमने अभी तक बेचा नहीं था। लेकिन मैं अब अपना हिस्सा बेचकर अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता था। हवेली का आधा हिस्सा भी बहुत महंगा था और उसके आने वाले पैसों से मेरी पत्नी का सपना पूरा हो सकता था। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। इसीलिए एक सही निश्चित समय देकर मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया कि मैं अपनी हवेली का अपना वाला हिस्सा बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पापा तो मुझे डांटने भी लगे। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या?
तुम जानते हो कि वो हमारी पुश्तैनी हवेली है और हम उस हवेली को बेचना नहीं चाहते। यह हवेली तुम दोनों भाइयों की है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हमें इस हवेली के बंटवारे करने पड़ जाएं। इतनी खूबसूरत हवेली हमें बेचनी पड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा, पापा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। श्रेया का जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो वो काफी सारे पैसे कमा लेगी, फिर हम ऐसी कई हवेलियां खरीद लेंगे। प्लीज पापा, आप लोग मेरी बात मान जाइए ना। मेरे घर वाले मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता था। मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, जिसकी वजह से मेरे पापा और भैया भी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जैसा तुम चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा, मगर मैं तो जिद पर अड़ गया था। मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं सारे रिश्तेदारों को बुला लूंगा और उनको बताऊंगा कि आप मेरी हवेली का हिस्सा मुझे नहीं दे रहे हैं। मेरी धमकी पर मेरे घर वाले डर गए थे। हम दोनों भाइयों के बीच आपस में बहुत मोहब्बत थी। मैंने भैया से भी कहा था कि आप भी अपना हिस्सा बेच दीजिए, वैसे भी अब गांव कौन जाने वाला है। दोनों इस पूरी हवेली को बेच देते हैं और जितने भी पैसे होंगे उसमें से आधे आधे पैसे बांट लेंगे। लेकिन भैया पापा के खिलाफ कभी नहीं जा सकते थे। भैया ने कहा कि मैं अपना हिस्सा कभी नहीं बेचूंगा। यह हमारे दादाजी की हवेली थी और इस हवेली में उनकी यादें बसी हुई हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम पापा के खिलाफ जा रहे हो। इस बात की क्या गारंटी है कि श्रेया अपना बिजनेस खड़ा कर लेगी तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे। बिजनेस में तो नुकसान फायदा होता ही रहता है। देखो, इस हवेली से हमारे परिवार की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर ये हवेली बिक गई तो हम सबका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हवेली हमें कभी वापस नहीं मिलेगी। गांव के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपनी इस हवेली को बेच दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम बात को समझो, तुम जल्दबाजी में गलत फैसला करने जा रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे किसी की नहीं सुननी है। भैया, आपको इस हवेली को बेचना ही होगा। आप अपने पैसे अपने पास रख लेना और मेरे हिस्से के जितने भी पैसे हों मुझे दे देना। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेरिया जितना पैसा कमाएगी उससे हम सबको बहुत फायदा होगा। हम ऐसी कई हवेलियां खरीद लेंगे। मगर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। भैया कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम इस हवेली को बेच देते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारा इस घर में भी कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ये फैसला मेरा नहीं बल्कि ये फैसला पापा का है। पापा तुमसे बहुत नाराज है। उन्होंने अगर जल्दी हम दोनों के नाम उस हवेली को कर दिया तो तुम इस बात का गलत फायदा उठा रहे हो। मैंने कहा, भैया मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बस मैंने जितना कहा है उतना कर लीजिए। मैं तो उस समय इतनी ज्यादा जिद पर अड़ा हुआ था कि मुझे किसी की भी समझाई हुई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर जल्दी हवेली बिक गई 2.5 करोड़ रुपए की, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख रुपए मेरे पास आए और 1 करोड़ 25 लाख रुपए भैया के पास गए। बाकी के पैसे डालकर मैंने अपनी पत्नी को उसका बिजनेस शुरू करवा दिया था। श्रेया बहुत खुश हुई थी, लेकिन इस समय मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज थे। घर में मुझसे ढंग से कोई बात नहीं कर रहा था। पापा तो इतने नाराज थे कि किसी से मेरे बारे में पूछते भी नहीं थे कि उनका बेटा कैसा है कैसा नहीं। मैं जानता था कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, मगर मैं श्रेया के साथ हूँ। वो हमेशा कामयाब होगी और जब उसके बिजनेस से घर वालों को फायदा होगा तो सब लोग अपने दिल दिमाग से हम लोगों के प्रति गुस्सा निकाल देंगे। वक्त गुजरता गया, श्रेया ने अपनी कंपनी खोल ली थी। मेरा कैमरा मेरे हाथ से जा चुका था। वो मेरा लकी और मेरा स्पेशल कैमरा था। वैसे तो मैं अपनी नौकरी पर जा रहा था और मुझे कैमरा भी मिल गया था, लेकिन पुराने कैमरे की बात ही कुछ अलग थी। मैंने मोबाइल भी दूसरा ले लिया था। श्रेया अपने बिजनेस में बिजी हो चुकी थी और अपना बिजनेस करने के बाद उसे धीरे धीरे कामयाबी हासिल होने लगी। लेकिन अब श्रेया इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी थी कि वो घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से दूर होती जा रही थी। अब घर के सारे ही मेंबर हम दोनों से दूर दूर रहने लगे थे। एक दिन पापा ने कहा कि तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, पापा आप ये क्या कह रहे हो? ये घर तो मेरा भी है और मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकते हो? पापा कहने लगे, ये घर अब तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है और जो हवेली तुम दोनों भाइयों के नाम थी उसको तुम बेचकर अपने अपने हिस्से के पैसे ले चुके हो। ये मेरा घर है, मैं यहाँ जैसा चाहूँ वैसा ही होगा। ये बात शेरिया को बहुत बुरी लगी। शायद मेरी पत्नी में दौलत का घमंड आने लगा था, इसलिए उसने मेरे पापा से बदतमीजी की और कहा कि हमें भी कोई शौक नहीं है आपके इस छोटे से घर में रहने का। मैं इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ
और इस छोटे से घर में रहते हुए मुझे भी शर्म आती है। उसने मुझसे कहा, चलो प्रतीक, तुम्हारे पापा हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, हम खुद इस घर से चलते हैं। मैं तो ऐसे कई घर खरीद सकती हूँ। उस समय न जाने क्यों मेरा मुंह बंद हो गया था। श्रेया की बदतमीजी पर मेरे घर वालों को एक जोरदार धक्का लगा था और मेरी चुप्पी पर वो लोग हैरान थे। मैं कितनी खामोशी से अपनी पत्नी की बातें सुन रहा हूँ। श्रेया मुझे जबरदस्ती मेरे माता पिता के घर से चलने का कह रही थी। उसने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, वो रो रही थी और उनका कहना था, बेटा तुम इस घर से मत जाओ, मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगी, वो तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेंगे। लेकिन श्रेया ने कहा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है, आप लोग यहाँ रह सकते हो, आपको अपना घर मुबारक हो। श्रेया और मैं घर से निकल रहे थे जब पापा ने कहा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, यहाँ कभी मत आना, खुश रहना। अपनी पत्नी और उसकी दौलत के साथ मैं पापा से भी कुछ नहीं कह सका था और खामोशी से अपनी पत्नी के साथ अपने घर को छोड़कर आ गया था। शेरिया ने एक छोटा सा बंगला खरीद लिया था जो बहुत सुंदर था। उसमें हम दोनों पति पत्नी रहने लगे थे। शेरिया इतना पैसा कमाने लगी थी कि अब मुझे भी नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। उसने मुझसे मना किया था और कहा था कि अब तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो फिर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। मेरा सारा दिन आराम से मौज मस्ती में और सुकून से गुजरता था। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे श्रेया के अंदर बदलाव दिखाई देने लगे। ऐसे जैसे श्रेया ने अपना लुक बदल लिया था और वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को लेट नाइट पार्टी अटेंड करती थी। घर पर देर रात से आती थी, हमेशा खुश रहती थी, लेकिन मेरे साथ नहीं थी। मुझसे बात करने का तो उसके पास टाइम ही नहीं होता था। जब वो घर के अंदर दाखिल होती तो उसका ध्यान मोबाइल में होता था और सुबह सवेरे वो तैयार होकर निकल जाती थी। शाम को फिर घर आती और फिर अच्छे से तैयार होती और फिर रात को 2 या 3 बजे तक घर आती थी। मुझे अपनी पत्नी की कमी खलने लगी थी। हालांकि इस घर में हर चीज़ मौजूद थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर मेरे पास कुछ नहीं था तो वो थी मेरी पत्नी और उसकी मोहब्बत, जिसमें हम दोनों पहले बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन अब तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते जा रहे थे। श्रेया मेरे बिना भी खुश रहती थी, लेकिन मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता था। काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं जब जब उससे बात करने की कोशिश करता, वो कहती कि मेरे पास टाइम नहीं है, और जब मैं उससे कहता कि तुम्हारे पास कभी मेरे लिए टाइम होता ही नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, तब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती कि मैं तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी भी संभाल रही हूँ। मैं किधर किधर को देखूं और तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिलता तो है। ये सब कुछ मेरी ही बदौलत है जो अब तुम्हें नौकरी भी नहीं करनी पड़ती। मैं तो श्रेया की बात सुनकर हैरान रह गया था। उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो अपने पति का सामना कर सके। तो मैं कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। उसके कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि श्रेया के उसकी कंपनी में काम करने वाले एक मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने अपनी आंखों से श्रेया को उसके साथ फोन पर प्यार भरी बातें करते हुए सुना था। मैंने श्रेया से एक टूक बात कर ही ली और कहा कि आखिर तुम क्या चाहती हो, ये सब तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं है और तुम दूसरों से बातें करती हो। मुझे पता है कि तुम्हारा तुम्हारे मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है। उसने घमंड के साथ कहा, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है तो ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। मैंने कहा, श्रेया तुम पागल हो गई हो, तुम में कितना बदलाव आ गया है। जैसे आज तुम मेरी आंखों के सामने हो वैसी तो नहीं थी। तुम तो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। आज मेरे घर वाले भी तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हैं और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो हंसी और कहने लगी, हाँ तुम मेरे लायक नहीं हो। कहाँ मैं कामयाब लड़की और कहाँ तुम एक मामूली से फोटोग्राफर जो अपनी पत्नी की कमाई पर ऐश कर रहे हो। मेरी जोड़ी तो किसी कामयाब इंसान के साथ ही थी। तुमसे अच्छा तो मेरा मैनेजर है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। श्रेया की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया? तुम मेरी सारी कुर्बानियां भूल गई। उसने कहा, हाँ तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे तुमने मेरे लिए अपनी हवेली ही तो बेची है। जितना पैसा तुम मेरे बिजनेस में लगा चुके हो उतना पैसा तुम मुझसे ले सकते हो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं उसके पैर पकड़ने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज श्रेया, मुझे मत छोड़ो। मगर वो तो जैसे बेरहम बन चुकी थी।
उसकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया था, और वो थी कि मुझे पलटकर देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। उसे लगता था कि मैं उसकी कमाई पर ऐश कर रहा हूँ। दरअसल उसके साथियों ने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि तुम्हारा पति किसी काबिल नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारा पति। तुम्हें अपने पति को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है कि तुम उसके साथ सारी जिंदगी गुजार सको। तुम अभी उसको छोड़कर अपनी जिंदगी दोबारा से किसी और के साथ सेटल कर सकती हो, जिसके साथ तुम खुश हो। मुझे नहीं पता था कि श्रेया लोगों की बातों में आ जाएगी और मुझे इस तरह से छोड़ देगी। मुझे तो लगता था कि मेरी पत्नी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और हमेशा मेरे साथ रहेगी। श्रेया जो भी कर रही थी बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और मुझे इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाल ली हो, क्योंकि श्रेया ने मेरे साथ कुछ किया ही ऐसा था। उसने मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी से नहीं निकाला था, बल्कि मुझे अपने घर से भी निकाल दिया था। उसका कहना था कि ये घर मेरा है, तुम मेरे घर से निकल सकते हो। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे। यहाँ तक कि मैं उसके परिवार के पास भी गया था उनसे मदद मांगने के लिए कि वो अपनी बेटी को समझाए मुझे ना छोड़े। मगर श्रेया ने भी अपने घर वालों की एक ना सुनी। अब उसके पास इतनी दौलत आ चुकी थी कि वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पास पैसा और पावर आ गई थी, इसलिए वो घमंडी हो गई और उसने मुझे और मेरे सामान को नौकरों से कहकर घर से बाहर फेंकवा दिया। मैं अपनी इस बुरी किस्मत पर रो रहा था। मैं अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाऊं? वहां के भी सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे, सिर्फ इस श्रेया की वजह से। मैं इससे जितना प्यार करता था, उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। सच कहते हैं कि जब इंसान कामयाब हो जाता है, तो उसे अपना पुराना समय याद नहीं आता। वो अपने नए और ताकतवर समय की ताकत को आजमाता रहता है, मगर उसे ये नहीं पता कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। मैं नशे की लत में पड़ चुका था, घर नहीं जा सकता था, इसलिए शराब पीकर सड़क पर इधर उधर टहल रहा था। भैया जब मुझे लेकर आ गए तो मुझे होश आया, तो मैंने अपनी आंखों के सामने पापा को देखा था, जिनके हाथों में डंडा था। बचपन में जब मैं कोई गलती करता था, तो मेरे पापा मुझे डंडे से मारा करते थे और मैं डर जाता था। लेकिन आज जब मैं अपने पापा के हाथों में वही डंडा फिर से देख रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। और मैं सोच रहा था कि अगर पापा मुझे मेरी गलती की सजा दे रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने पापा को नजर उठाकर देखा भी नहीं था। पापा ने डंडा मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने अपना हाथ वहीं रोक लिया। पापा के हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। उन्होंने रोते हुए कहा, ये सब क्या हरकत है प्रतीक? हमारे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी, और तुम नशा करने लगे हो, शराबी बन गए हो। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा भाई तुम्हें रात यहाँ लेकर आ गया। तुम बहुत नशे में थे, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो रही थी। आखिर ये सब कुछ करने पर क्यों उतर आए तुम? मैंने नम आंखों से पापा की तरफ देखा, उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, पापा, एक समय था जब आपने मुझे बहुत समझाया था और कहा था कि हमारी बात मानो, लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी और गलती पर गलती करता चला गया। मुझे माफ कर दीजिए। उसने मुझे छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड हो गया है। पापा कहने लगे, बेटा, अगर उसने तुम्हें निकाल दिया था, तो तुम इस गलत रास्ते पर क्यों चल दिए? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मैंने कहा, मैं यहाँ कैसे आ सकता था? आपने तो कहा था कि मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो गए हैं। इतना कहकर पापा मेरे गले लगकर रोने लगे और कहने लगे, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। माता पिता अपनी औलाद को गुस्से में डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन कभी बदुआ नहीं दे सकते। तुम मेरे बेटे हो, मैं कभी तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। पापा ने कहा, अब वो तुम्हें छोड़ चुकी है, तो तुम भी उसे भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सामने उसकी हकीकत आ गई है। अब तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा से करो। ऐसे घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं है, इसमें तो तुम अपना ही नुकसान करोगे। मैंने कहा, जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी है। अब मैं अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। हमारी पुश्तैनी हवेली जो कि बिक चुकी थी, वो तो अब हमारे पास वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन मैंने भैया से कह दिया था कि जो कुछ भी है वो आपका है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके साथ पहले की तरह मेल मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। मुझे मेरे घर वालों ने माफ कर दिया था, और अब मुझे समझ आया कि हम गैरों के लिए कितना ही कुछ कर लें, लेकिन साथ सिर्फ अपने ही देते हैं। मैं अपनी जिंदगी में अब बिजी रहना सीख लिया था।
मैंने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। मुझे श्रेया की तरफ से जो धोखा मिला था, उसकी तरफ अब मेरा भी बिल्कुल ध्यान नहीं जाता था। जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजर रही थी। सुबह मैं अपने काम के लिए निकल जाता तो शाम को घर वापस आता था। घर वालों के साथ अच्छा बिहेव करता था। मेरे ऐसे बिहेवियर से मेरे घर वाले बहुत खुश होते थे। अब मेरी माँ मुझे समझाने लगी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे अभी कुछ समय चाहिए। कुछ समय बाद मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा। मैं अपने घर वालों को निराश नहीं करना चाहता था। लगभग 1 साल का समय बीत चुका था और इस 1 साल में मेरा सामना कभी श्रेया के साथ नहीं हुआ। मुझे अपनी जॉब से भी काफी फायदा हो रहा था। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता भी तय कर दिया था। मैंने अभी तक श्रेया को नहीं छोड़ा था। मेरी सगाई होने वाली थी, सिर्फ 2 दिन रह गए थे जब घर का दरवाजा बजा। घर में मेहमान थे और एंगेजमेंट के कपड़ों की पैकिंग की जा रही थी। हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही दरवाजे की बेल सुनकर दरवाजा खोलने के लिए गया और दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर खड़ा हुआ इंसान मुझे अपना दुश्मन नजर आ रहा था, क्योंकि दरवाजे पर श्रेया खड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उसको पलटकर नहीं देखा और मैं वापस आने लगा। उसने मुझे आवाज दी और दौड़ते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। उसकी आवाज सुनकर घर के सब लोग खामोश हो गए और हम दोनों को गौर गौर से देखने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो प्रतीक, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। मैं लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। मैंने कहा, बस बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू, तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने मेरा बहुत मजाक बना दिया। अब क्या दोबारा से मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ आई हो? उसने कहा, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच में बर्बाद हो चुकी हूँ प्रतीक। मुझे लगता था कि मेरा मैनेजर मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो तो मुझे बर्बाद कर रहा था। उसने मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ धोखा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। उसने मेरा सारा बिजनेस धोखे से अपने नाम करवा लिया और मुझे सड़क पर छोड़ दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। मैंने जो किया मुझे उसकी सजा मिली है। अपने घर वालों के पास भी गई, मगर वो भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वो लोग कहते हैं कि तुमने प्रतीक के साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है। प्रतीक, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। इतने में ही मेरी भाभी आगे आई और कहने लगी, चली जाओ यहाँ से, क्या लेने आई हो यहाँ? हमने प्रतीक का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है और हाँ, 2 दिन के बाद उसकी सगाई है। ये सुनते ही श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। उसने इस बात का मुझसे गिला नहीं किया। उसने कहा, तुम्हें सगाई मुबारक हो प्रतीक। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे इस घर में रख लो, भले ही अपनी जिंदगी में शामिल ना करो, लेकिन मुझे इस घर की नौकरानी ही बनाकर रख लो। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं श्रेया की सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। मेरे घर वाले उसे घर से निकाल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि आप लोग इसे घर से क्यों निकाल रहे हो? वैसे भी शादी का घर है, आप लोगों को नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। चिड़िया यहाँ नौकरानी बनकर रहना चाहती है। मेरे घर वाले इस बात पर राजी हो गए। मेरे घर में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। वो घर में सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी, सबसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। वो घर के सारे काम अच्छे से खुद ही कर रही थी और डरी सहमी रहती थी। फाइनली मेरी सगाई का दिन भी आ गया, जिस दिन वो सबसे ज्यादा उदास थी। मेरी सगाई हो चुकी थी, मुझे उसे देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसने जो मेरे साथ किया था, ये उसकी सजा है। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। शायद वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो घर का सारा काम मेहनत के साथ कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नौकरानी करती है। वो मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर नहीं थी और ना ही मैंने उसे पत्नी बनने का कोई हक दिया हुआ था। घर वाले भी उससे खूब काम लेते थे। मुझे उसे देख देख कर तरस आने लगा था। एक दिन श्रेया बेहोश हो गई। मैं घबरा गया, क्योंकि मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। शायद उसे बेहोश देखकर मेरी पुरानी मोहब्बत उमड़ आई थी। मैं फौरन उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर भागा। डॉक्टर ने बताया कि श्रेया की कंडीशन ठीक नहीं है, वो बहुत कमजोर हो चुकी है। उसे आराम और अच्छे डाइट की जरूरत है। अगर उसका ख्याल नहीं रखा गया तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जब वो होश में आई तो मैंने उससे अपनी गलती की माफी मांगी, तो उसने मुझे माफ कर दिया और कहने लगी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं तुम्हें शादी करने से नहीं रोकूंगी, तुम दूसरी शादी कर सकते हो। मैं उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगा था।
मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था और हमेशा करता रहूंगा। मैंने तुम्हें माफ किया। उसके बाद मैंने उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। हालांकि मेरे घर वाले इस बात पर नाराज हो रहे थे। फिर मैंने उनको यही समझाया कि वो बदल गई है और सुधर गई है। मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया क्योंकि मेरी पत्नी मुझे मिल गई थी। और वही श्रेया जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, मेरी वही श्रेया मुझे वापस मिल गई। कभी कभी हमें जिंदगी में बहुत सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है। श्रेया ने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद किया था। मैं ऐसी औरतों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अपने पति को छोड़ देती हैं बिना कुछ सोचे समझे, घमंड में या लालच में। याद रखना कि एक अच्छा हमसफर ही आपके लिए सही साबित होगा, ये इस दुनिया की दौलत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। प्रिया के पति को देखकर भी सब लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन उस पार्टी में जाने के बाद जब निधि ने प्रिया को देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। निधि भड़कने लगी और उसने फिर से प्रिया की इंसल्ट करनी शुरू कर दी। अब ये इंसल्ट ना तो नीरज बर्दाश्त कर सकता था और ना ही निधि की माँ। निधि की माँ ने अपनी बेटी को डांटा और कहा, तुम आखिर ये किस तरह से प्रिया से बात कर रही हो? निधि चीख चीख कर कह रही थी, इसे मेरे घर में किसने इनवाइट किया है? इसे यहाँ से निकाल दो। राघव खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था। राघव से भी अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर प्रिया ने उसे खामोश रहने के लिए कहा था। प्रिया की माँ ने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उसे होश में लाने की कोशिश की, क्योंकि निधि बेसुध हो गई थी। फिर निधि की माँ ने निधि को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर निधि के होश उड़ गए थे। काव्य जी ने बताया कि यहाँ खून का बंदोबस्त नहीं हो रहा था। प्रिया ने तुम्हें खुद अपना खून दिया और तुम्हें बचा लिया। तुम्हारी जिंदगी प्रिया की देन है। और जो तुम हमेशा अपनी इस शादीशुदा जिंदगी पर घमंड करती रहती हो, ये जिंदगी भी तुम्हें सिर्फ प्रिया की ही तरफ से मिली है। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा ही नीरज को पसंद किया था, लेकिन नीरज ने प्रिया को पसंद कर लिया था। मैं खुद प्रिया के घर गई थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर कि खुद प्रिया अपने मुंह से इनकार कर दे कि उसे नीरज से शादी नहीं करनी। और प्रिया ने मेरा कहना एक बार में ही मान लिया था। उसने ऐसा ही किया। वो चाहती तो जिद पर अड़ जाती और नीरज से शादी करके रहती। ये सच्चाई जब निधि और नीरज के सामने आई तो नीरज के होश उड़ गए थे। वो शर्मिंदा हो रहा था। नीरज ने निधि से कहा, निधि अब तुम बदल जाओ। तुम जिंदगी और मौत से लड़कर यहाँ हमारे सामने खड़ी हो, और सिर्फ प्रिया की वजह से। ये सब सुनने के बाद राघव ने प्रिया से अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रिया अपने पति के साथ वहां से जाने लगी थी जब निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो प्रिया से माफी मांगने लगी। निधि को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। निधि बहुत शर्मिंदा थी। प्रिया ने खुले दिल से निधि को माफ कर दिया था, क्योंकि प्रिया थी ही ऐसी। वो किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखती थी। लेकिन प्रिया उसके घर से बिना खाना खाए ही वापस आ गई थी। उसका पति उसको मिल गया था। अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। निधि के पति ने राघव को ऑफर दिया था कि वो उसकी कंपनी में नौकरी करे, क्योंकि अभी राघव कोई नौकरी नहीं कर रहा था। राघव ने नीरज की नौकरी एक्सेप्ट कर ली थी और अब वो उसकी कंपनी में नौकरी करने लगा था। कई दिन हो गए थे राघव को नीरज की कंपनी में नौकरी करते हुए। नीरज ने अपनी पत्नी को समझाया कि मैंने जिस दिन से राघव को अपनी कंपनी में नौकरी दी है, उसी दिन से मुझे काम में हमेशा सक्सेस मिल रहा है। मेरा काम आगे बढ़ता जा रहा है। तुम जानती हो निधि, ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम अपनी दौलत में से निकाल कर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारी दौलत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। तुमने हमेशा अपने घर का खाना वेस्ट किया है, किसी गरीब को नहीं दिया। अगर हम किसी की मदद कर देते हैं तो ऊपर वाला हमें कहीं का कहीं देता है। देखो, प्रिया और राघव की मदद करने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है। तुम भी अगर प्रिया की मदद करती तो शायद तुम्हें भी इतनी बड़ी बीमारी ना घेरती। और तुम जानती हो कि तुम आज तक मेरी परफेक्ट क्यों नहीं बन सकी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आज भी प्रिया को पसंद करता हूँ। हाँ, अगर तुम मेरे लिए अच्छी बन जाओगी तो मैं कभी भी प्रिया को पसंद नहीं करूँगा। औरत अगर मर्द का दिल जीत ले तो उस औरत से अच्छा मर्द को इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं लगता। निधि अपने पति की बातों से शर्मिंदा हो रही थी
उसे ये एहसास हो गया था कि अब तक वो दौलत की वजह से जितनी घमंडी थी, वो सब गलत था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वो प्रिया के साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहती है और हर तरह से प्रिया की मदद करने की कोशिश करती है और उसने अब प्रिया से दोस्ती भी बना ली है और वो अपने पति का भी हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती है और वो अपने पति का भी हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती है और अपने पति की हर बात मानती है। प्रिया का घर भी बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।